हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। संकल्प परिवार द्वारा आपकी प्रतिदिन 2 क्लासें आपकी पढ़ाई जा रही हैं, 11 बजे और शाम 5 बजे। तो आप लोग इस चीज़ को देखते होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियोज़, मेरे जो वीडियोज़ साइंस के वीडियोज़ थे, जो भी आप लोगों ने उसके नहीं देखे हो उनकी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सूचना इस चीज़ की देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इस चीज़ का पूरा अध्याचन पहुंच चुका है। जल्द ही वैकेंसी लेखपाल के 8000 पद, राजस्व लेखपाल के 8000 पद आने वाले हैं। ये 8000 पद आपके लिए सुनहरे भविष्य के पद हैं। ये 8000 पदों को आप लोग लिखिए और इनको अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा यूपीएसआई की पोस्ट आ रही हैं, जल्द से जल्द सरकार ने कहा है कि वैकेंसी कराएंगे। अगर 31 जुलाई के बाद लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो भले ये चीज़ पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो आपकी वैकेंसी डेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। पेपर आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को बनाए रखिएगा। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पाचन तंत्र का। ऐसा टॉपिक है, अब यहाँ से आपके मानव शरीर के सिस्टम्स के बारे में, मानव शरीर के जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है पाचन तंत्र, क्योंकि सबसे पहले भूख से, पेट से शुरुआत होती है हर चीज की। तो यहाँ से पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र के कार्य क्या है। तो आइए हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन तंत्र की, जैसा कि आपको सामने फिगर आपको दिख रहा होगा पाचन तंत्र के बारे में, यह मानव शरीर का पाचन तंत्र है जो हमारे मुख से शुरुआत होती है और आखिरी में गुदा तक की होती है। तो ये पाचन तंत्र की, पाचन की प्रोसेस है क्या? पाचन पहले सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे। तो पाचन में भोजन के जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना और वो जो छोटे अणु का शरीर में रक्त में मिल जाना, ये पाचन की क्रिया होती है। कुल मिला के पाचन हमारे 5 चरणों में संपन्न होता है, जो आपको आगे हम बताएंगे। तो पाचन की क्रिया जो होती है, पाचन की क्रिया में सबसे पहले हम जानेंगे। फिगर को आप लोग अगर देख रहे होंगे तो फिगर को ध्यान से देखिएगा कौन कौन से अंग सहायक है। सर्वप्रथम मुख से शुरुआत होती है। मुख से होते हुए हमारे आते हैं दांत, जहां से भोजन हमारा कटता है, चबता है। उसके अंदर भोजन पाती जीभ, जीभ के अंदर में आती है मुख गुहा। ये मुख गुहा, और फिर ये आपको दिख रही होगी, ये है आपकी ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये आपको ये 2 भागों में बटा हुआ एक बड़ा सा पिंड आपको दिख रहा होगा। ये पिंड होता है यकृत। यकृत के नीचे ये जो ग्रास नली आ रही होती है, ये ग्रास नली आती है आमाशय में। इसी को हम लोग पेट बोलते हैं, अपना स्टमक होता है, इसी को पेट बोला जाता है। ये आमाशय में आती है और आमाशय से ये जो नली यहाँ से शुरुआत हुई थी, वो नली यहाँ से आते हुए फिर ये आती, ये आ जाती है। तो ये आपकी है छोटी आंत, और छोटी आंत के आमाशय के नीचे ये आपको पत्तीनुमा संरचना दिख रही होगी। ये पत्तीनुमा संरचना होती है अग्नाशय की, जिसे हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। और ये हरे रंग की आपको जो संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग पित्त की थैली या गाल ब्लैडर, या पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय गाल ब्लैडर। और ग्रहणी ये डोनकम होती है। नेक्स्ट है, अब जब यहाँ से आता है तो ये देखिए पूरी आपको जो इतनी राउंड में दिख रही है, ये 6 से 8 मीटर की होती है, 6.5 मीटर की। ये अकेली इतनी जो आपकी छोटी सी दिख रही है, यानी पेट में आपकी भले ही शरीर की लंबाई 1.5 मीटर की हो, लेकिन ये आपकी 6.5 मीटर की अकेले यही होती है। तो ये इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत या क्षुद्रांत कहा जाता है। क्षुद्रांत के बाद, क्षुद्रांत से भोजन जो पचता हुआ वो आता है, ये इसमें जो लाल रंग की आपको ये दिख रही है, ये आपकी है बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद ये आपका जहाँ पे भोजन इकट्ठा लास्ट में जो पचता नहीं है भोजन, वो आपका यहाँ आ जाता है और फिर गुदा के द्वारा निकल जाता है। तो कुल मिला के अब हम लोग इसकी प्रोसेस जानेंगे। प्रोसेस होती क्या है, कैसे होता है, कैसे भोजन पचता है। तो पहले फिगर से समझ लीजिए, फिर आपको ओरली आपको समझाऊंगा उस चीज़ के। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा वरना पूरा दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, आप भोजन खाते हो, खाने के बाद कुछ घंटों बाद वो भोजन आपका निकल जाता है। उसमें कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो आपके बॉडी में पहुंच जाते हैं, कुछ जो नहीं पचते हैं वो आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो भोज्य पदार्थों में सबसे पहले आपने, जैसे भोजन आप लेते हो, तो भोजन लेने के बाद आप जैसे लोगे तो आप इमेजिन करिए इस चीज को, सबसे पहले आपके आते हैं दांत। दांतों के द्वारा आप किसी भी बाइट को, भोजन के बाइट को आप तोड़ते हो, चबाते हो। तो ये चीरते फाड़ने का काम जो करते हैं वो भोजन के लिए दांत करते हैं। तो दांतों के बाद भोजन जो पचते हुए आता है वो आपका आता है जीभ में। जब जीभ में भोजन आता है तो जीभ में
जीभ में होती हैं लार ग्रंथियाँ, और ये लार ग्रंथियाँ मुख गुहा, जो हमारी मुख की गुहा होती है, लार ग्रंथियाँ वहाँ से निकलती हैं, और ये लार ग्रंथियाँ लार का श्रावण करती हैं। लार क्यों जरूरी है? लार इसलिए जरूरी है, अगर भोजन में, अगर सीधी सी बात, अगर भोजन में लार नहीं होगी तो भोजन वो उतर नहीं पाएगा, वो आपको यहाँ पे फंसने लगेगा नली में। तो लार होता है, भोजन उससे लिसलिसा और चिपचिपा हो जाता है, और लार के द्वारा, लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। इसके बाद ये लार ग्रंथियां होती हैं आपकी सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। इसके बाद ये लार ग्रंथियों के द्वारा भोजन पचने के बाद मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली में आता है। ग्रास नली बोले, इसी को हम लोग ग्रसनी भी कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, ग्रास नली या ग्रसनी। ग्रसनी से होता हुआ भोजन आता है आपका, इसमें सर्वप्रथम आता है आपका आमाशय में। कहाँ आएगा? ऊपर यकृत है, तो ये मत समझिएगा कि यकृत में भोजन आता है पहले, नहीं, यहाँ से होता हुआ भोजन आता है आमाशय। आमाशय यानी पेट में, यहाँ पे ही भोजन आपका रुकता है पूरा, यहाँ पे ही लगभग, अगर पूरे भोजन की लंबाई, ये आपकी आहार नाल यहाँ से लेके यहाँ तक की आहार नाल की लंबाई जो होती है वो आपकी 10 मीटर की होती है, जिसमें से अकेले 8 मीटर की लंबाई बड़ी आंत होती है आपकी, बड़ी आंत आपकी 1.5 मीटर की, और छोटी आंत आपकी 6.5 मीटर की, और बीच की ये 2 मीटर की लंबाई। तो कुल मिला के 10 मीटर, इमेजिन करिए 10 मीटर कितना होता है, और जबकि उतना सिर्फ आपका पाचन तंत्र है, तो ये 10 मीटर का होता है। ये आपकी नली आती है, यहाँ से आमाशय में पेट होता है। आमाशय में क्या है कि भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, यहीं पे भोजन का पाचन होता है। आमाशय में के किनारे यहाँ पे ये आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं। ये जठर रस भोजन के माध्यम को एसिड फॉर्म में बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा जब आपके कि व्यक्ति बोलता है कि पेट में जलन हो रही है या पेट में एसिडिटी बढ़ गई है, तो पेट में जो एसिडिटी होती है वो यहीं से होती है। ये आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती है जो आमाशय को बनाती हैं। ये जठर ग्रंथियां, ये जठराग्नि होती है जो पेट में जलन को मचाती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई एंटासिड, जैसे कि कोई भी एंटासिड, डाइजीन ले लेते हैं, क्रेमाफिन ले लेते हैं, तो उससे हमारी एंटासिड से ये बुझ जाते हैं, क्योंकि एसिड को बुझा देते हैं। एसिड की एंटी फॉर्म एंटासिड होता है जो हम लोग पीते हैं। इसके बाद आमाशय में भोजन पचने के बाद यहाँ पे आता है, ये होती है आपकी ग्रहणी, ड्यूडकम, जिसे ड्यूडनम बोलते हैं। ग्रहणी में क्या है? ग्रहणी में भोजन का पाचन पूरी तरीके से होता है। ग्रहणी, ये इतनी छोटा सा भाग है ग्रहणी। ग्रहणी से पाचन होने के बाद आता है, ये देखिए नली, ये आपकी आ रही है, ये आपकी आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में पाचन जो है पूरी तरीके से पाचन आपका छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत में पाचन इसलिए हो जाता है क्योंकि सारा जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे पच जाते हैं, उनका अवशोषण हो जाता है, और जो अवशोषण होने के बाद वो भोज्य पदार्थ आपके ब्लड में जाके मिल जाते हैं। लेकिन जो भोज्य पदार्थ नहीं पच पाते हैं, वो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? वो भोज्य पदार्थ आपके आ जाते हैं छोटी आंत के जरिए, इस नली से हो जाते हैं यहाँ पे। ये आती है आपकी बड़ी आंत। तो छोटी आंत से बड़ी, ध्यान सुनिएगा, आमाशय से छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत में यहाँ से होते हुए सीधे फिर ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं मल, तो इसको मल बोला जाता है। ये मल मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और गुदा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के पाचन तंत्र की जो प्रोसेस होती है पूरे 7 से 8 घंटे की प्रोसेस होती है पाचन तंत्र की। अब इनका काम क्या है? यकृत का काम क्या है? पित्ताशय का काम क्या है? अग्नाशय का काम क्या है? इनका काम क्या है? इनका काम क्या होता है? यकृत का काम भी हम आपको बताएंगे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसके बारे में आपको बताएंगे। पित्ताशय का काम क्या है? पित्ताशय, यकृत से पित्तरस निकलता है। पित्तरस यानी कि ये पित्तरस जो होता है ये आपका क्षारी होता है। जब पेट से जो निकलता है वो जठर रस निकलता है, और जठर रस कैसा होता है? अम्लीय। जठर रस के साथ में पाया जाता है, पेट में ही पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक। आपके शरीर में पहले से ही मौजूद होता है HCl। यही HCl जीवाणुओं का भी भक्षण कर देता है, जो कंकड़ पत्थर भोजन के साथ में आए हुए होते हैं उनको नष्ट कर देता है HCl अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में पहले से ही मौजूद होता है। जठर रस भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जबकि पित्त रस जो ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो उसको कम करके क्षारी कर देता है, और अम्ल और क्षार मिल जाएंगे तो बन जाता है साल्ट, यानी कि लवण। तो ये इसका काम होता है। ये है अग्नाशय, ये पत्ती नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, अग्नाशय। तो ये अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित किसे कहते हैं? जो एक नलिका युक्त भी होती है और नलिका विहीन भी होती है, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी और अंतःस्रावी दोनों के गुण रखती है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह है अग्नाशय।
अग्नाशय में होता क्या है एक्चुअली, अग्नाशय में जो भी हमारी अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं होती हैं, इनसे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं और अग्नाशय से ही निकलता है अग्नाशयी रस। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस। पेट से कौन सा निकला था, आमाशय से कौन सा निकला था, आमाशयी रस यानी कि जठर रस। पित्ताशय से कौन सा निकला, पित्त रस। अग्नाशय से कौन सा निकला, अग्नाशयी रस। और आंतों से कौन सा निकलता है, आंत्रीय रस। आंतों से कौन सा निकलता है, आंत्रीय रस। तो इतना याद रखिएगा, आंतों से कौन सा निकलता है, आंत्रीय रस। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, आमाशय से जठर रस, और पित्ताशय जो निकलता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है पित्तरस, और पित्तरस निकलता कहाँ से है, यकृत से। यहाँ सुनिएगा, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ये, कई बार लोगों को गलत होता है। क्वेश्चन ये आता है कि पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है। तो पित्त रस का स्रावण यानी स्रावण माने होता है निकलना। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है, तो ऑप्शन में दे देते हैं आपको यकृत, और दूसरा ऑप्शन दे देते हैं पित्ताशय। तो लोग ज़्यादातर जिनको नहीं पता होता वो पित्ताशय में लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि पित्त रस का पित्ताशय, ऑप्शन मैच कर रहा है तो बस यही लगा दो। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक नंबर का अपना बहुत आसानी से दे दें आपको, ऐसा नहीं होता है। पित्त रस निकलता है आपका यकृत से, यकृत से यानी स्रावित होता है यकृत से। और पित्ताशय जो है, ये पित्ताशय जो है वो पित्ताशय आपका इकट्ठा करता है। तो पित्ताशय में पित्त रस का संचय होता है। बात आगे समझ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है, वो होता है यकृत से, और पित्त रस का संचय कहाँ से होता है, वो होता है आपका पित्ताशय में। तो ये थी आपकी पूरे पाचन की प्रोसेस। पाचन की प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को कि सर्वप्रथम मुख से आया, मुख से होते हुए ग्रास नली में आया, आमाशय में भोजन को पचा, आमाशय से होता हुआ ग्रहणी में होते हुए छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। जो भोजन नहीं पच पाता है वो भोजन यहाँ से बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल दिया जाता है शरीर से। तो कुल मिला के ये सारे पार्ट्स हैं। ये आपको देख रहे होंगे, ये होता है आपका सीकम, इतना भाग होता है सीकम का, इसको भी आगे आपको बताएंगे। और ये आपको देख रहे होंगे, ये छोटी सी पूंछनुमा संरचना बनी होती है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये होती कृमि रूप परिशेषिका। आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि हमें अपेंडिक्स की बीमारी है या ये बीमारी है। तो अपेंडिक्स होती क्या है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। अपेंडिक्स क्या है, जब ये बढ़ जाती, शाकाहारी जंतुओं में होती, जब ये बढ़ जाती तो इसका डॉक्टर इसको काट के बाहर निकाल देते। इसका कोई शरीर में यूज नहीं है। ये एक अवशेषी अंग की श्रेणी में आते हैं। अवशेषी अंग ऐसे अंग जिनका शरीर में कोई यूज नहीं है, बस वो होते हैं अवशेषी अंग। जैसे कान पर बाल आना, ये भी एक अवशेषी अंग है। पहले मनुष्य की पूंछ होती थी, तो ये भी सब एक अवशेषी अंग के उदाहरण है। ऐसे ये एक है, पेट में होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका, इसी को बोलते हैं। तो इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा, पहले शॉर्ट में इस चीज़ की प्रोसेस समझ लेंगे, फिर हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग पाचन तंत्र की क्रिया। क्या होती है पाचन तंत्र की क्रिया, पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र, अब हम लोग इसकी नोट्स भी बनाते जाइएगा आप लोग। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां आहार नाल में कौन कौन से होते हैं, आहार नाल आपकी 33 फीट की होती है या फिर 10 मीटर हम बोल दें इसको। आहार नाल में कौन कौन से, मुख से, मुख गुहा से आपकी स्टार्ट हो जाती है आहार नाल, यहाँ से होते हुए आपकी पहली होती मुख गुहा, दूसरी होती ग्रसनी, तीसरी होती आमाशय, चौथी छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ये सारी नली फॉर्म में होती हैं, इसीलिए होती हैं आहार नाल। ये आहार नाल यानी कि एक नली जो आहार को काम करती है, आहार का काम करती है, भोजन को आहारित करने का काम करती है। तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये इनकी लंबाई है। ठीक है। पाचन ग्रंथियों में कौन कौन से होता है, पाचन ग्रंथियां आपकी हैं लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, इनको हम लोग पढ़ेंगे। यकृत और अग्नाशय ये हो गई आपकी पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल के ये अंग हैं और पाचन ग्रंथियां, जो ग्रंथियां हमारे भोजन में सहायक होती हैं पाचन में, वो होती हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमारे भोजन के पाचन की शुरुआत कैसे होती है, तो आइए देखते हैं। पाचन क्रिया की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाचन क्रिया होने के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले आप भोजन को खाओगे तो भोजन का हो गया अंतर्ग्रहण, फिर उसको चबाओगे यानी उसका भोजन यहाँ से होता हुआ पूरा आमाशय में होता हुआ भोजन का होता है पाचन यानी डाइजेशन होता है। फिर जो भोजन का पाचन होने के बाद भोजन को अवशोषित होगा, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी भोजन से, मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, प्रोटीन होगी, वो आपके शरीर में जाएंगी हर जगह, तो उसको बोला जाएगा अवशोषण। फिर भोज्य पदार्थ जो भी होंगे आपके जब रक्त में मिल जाएंगे तो विलीन हो जाएंगे, तो उस चीज़ को बोला जाएगा स्वांगीकरण। और फिर लास्ट में जो चीज़ नहीं पची होगी वो आपका हो जाएगा मल, और मल का कर देंगे हम लोग त्याग, मल त्याग।
तो ये 5 चरणों में भोजन होता है खाने से निकालने तक का। तो सबसे पहले होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या है? अंतर्ग्रहण कैसे होता है? मुख जिस गुहा में खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। ये बात तो सीधी सी बात है कि जहां हमारा मुख खुलेगा उधर ही मुख गुहा है। इसका आधार मांसपेशी की बनी जीवा होती है। हमारे मुख गुहा में नीचे की तरफ जीव होती है, ऊपर की तरफ 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और नीचा जबड़ा। इन 2 जबड़ों के बीच में एक जीभ होती है, ये इसका बेस होता है। जीभ में ही भोजन, आप कोई भी बाइट होता है भोजन को रखते हो, जीभ में ही लाल ग्रंथियां से निकलती हैं जो भोजन को चिपचिपा बनाती हैं। तो खाद्य पदार्थों के निकलने में कोई भी आप चीज़ खाते हो तो जीभ के जरिए ही वो अंदर जाती है, ना कि ऐसा है कि आप डायरेक्ट आपने रखा और सीधे निकल गए, ऐसा तो नहीं। वो निकलने में भी जो भी सहायक होगी वो भी आपकी जीभ है। तो जीभ आपकी मांस की बनी होती है, मांसपेशी की बनी जीवा होती है जो खाद्य पदार्थों के निकलने में आपकी सहायता करती है। मुख गुहा के ऊपरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपरी और निचले जबड़े में 2 जबड़े होते हैं जिनमें दांत पाए जाते हैं। दांतों की संख्या वयस्क मनुष्य में 32 होती है, जिसमें से 20 दांत मनुष्य के शरीर में पुनः आते हैं। ये 2 बार आते हैं, यानी एक बार बचपन में, फिर तो कुल मिला के 20 + 12 ऐसे दांत होते हैं, जिसका अगर आपको फॉर्मूला, दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, वो आपको एक अगले टॉपिक में बताएंगे आपको दांतों के बारे में, जो भोजन को काटने, चबाने और पीसने का काम करते हैं। अगर दांत नहीं होंगे तो भोजन को आप चबा नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आप नहीं तोड़ पाओगे, और जब छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाओगे तो भोजन अंदर जाके फंसेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को जितना हो सके उतना तोड़ो, उतना छोटा करो, ताकि भोजन अच्छी तरीके से पच सके। यदि ऐसा नहीं होता तो भोजन को पचाने में भी जो हमारी अंदर की ग्रंथियाँ होती हैं, भोजन को पचाने में काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो पच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से पेट में बहुत दिक्कत होता है। बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं और वो खाना खाने के बाद वो उनके पेट दर्द इसीलिए करता है क्योंकि वो हमारी आंतों में चिपक जाता है और वो पच नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तसल्ली से भोजन खाना चाहिए। अब तो भोजन काटने, चबाने और पीसने का, नरम करने का काम करते हैं, जो भोजन को आसानी से निगला जा सके। मुख गुहा होती कैसी है? अब आपने जैसे कीप देखी होगी, तो ये कीप होती है, ये कीप है। तो कीप आपने देखी होगी, तो कीप से क्या है, जैसे ये हमारा मुंह है, ऊपर का मुख से होते हुए फिर एक नीचे एक सीधी से नली आ जाती है। तो मुख गुहा एक छोटी कीप की आकृति की होती है, जो कीप से होते हुए, जैसे आपको अभी फिगर में बताया था कि जो फिगर से होता है वो ऐसे आती है आपका, ये मुख से होते हुए, तो ये कीप जैसी संरचना होती है जो आपकी नीचे आती है, फिर ये आमाशय में आपकी आ जाती है। तो एक कीप की आकृति होती है जो एक लंबी नलिकाकार ग्रासनली रचना होती है। ग्रासनली ही खाद्य पदार्थ को मुख गुहा से आमाशय, देखिए ये मुख है आपका, और ये मुख गुहा से होते हुए कहाँ पहुँच गई? आमाशय। तो आमाशय में आपको ले जाती है। तो इतनी चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं आमाशय क्या है। अब आमाशय के बारे में शॉर्ट में हम लोग पढ़ लें। आमाशय भी एक छोटी सी थैली होती है। आमाशय जैसे जो होता है, ये आपका आमाशय एक छोटी नुमा थैली होती है, इसको हम लोग पेट भी बोलते हैं। तो आमाशय एक थैली होती है जिसकी पेशियां संकुचित होती हैं और अकुंचन की दोनों क्रियाएं करती हैं। संकुचन और अकुंचन है क्या कि सिकुड़ना, फैलना, ये सब चीज़ें क्या है? आपको भूख का एहसास जो होता है, आप लोग कहते हो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या फिर नोच रहे हैं, काट रहे हैं, वो सब चीज़ें इसी के जरिए पता चलती है, क्योंकि हमारे शरीर में भूख और प्यास का एक केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। ये मस्तिष्क के अंतर्गत पाया जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत होता है। ये हमारे शरीर में बताता है कि व्यक्ति को भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब चीज़ें बताता है। तो हाइपोथैलेमस से ही हमको पता चलता है कि हमको भूख लग रही है। हाइपोथैलेमस पेट में संकुचन अकुंचन की क्रिया करता है। तो खाद्य पदार्थों को मथती है और आमाशय पाचन क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे ग्रहणी। तो आमाशय, ये आमाशय आपका इतना है और आमाशय होने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी ग्रहणी। ग्रहणी में उसको भेज देता है। ये ग्रहणी की लंबाई, इतनी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जो ग्रहणी की ओर धकेलती है। नेक्स्ट है, आमाशय और ग्रहणी के बीच एक पेशी कपाट होता है जो पाइलोरिक बाल्ब होता है। पाइलोरिक बाल या पाइलोरिक ग्रंथियां जिसे कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। पाइलोरिक बाल्ब होता है। पाइलोरिक बाल्ब क्या करता है? खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, परंतु उन्हें वापस नहीं आने देता। यानी कि जो भी आप कुछ खाते हो वो आपके पेट से होता हुआ आपकी आंतों में जाएगा। ये कभी नहीं होता कि आंत से वापस लौट के ऊपर आ जाए, पेट में लौट के आए, नहीं। जो चीज़ एक बार आमाशय ने पचा दी वो उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करता, वो चीज़ आगे ही वो धकेल देता है। यानी एक ऐसा गेट होता है जो सिर्फ जहाँ से सिर्फ वो सिर्फ आउटबॉक्स है, आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। तो ये होता है कपाट के जरिए। ग्रहणी में अंशतः पचा हुआ भोजन, तो इसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है वो आपका आ जाता है ये आपकी छोटी आंतों में। ये जो आपकी छोटी आंत, ये बड़ी आंत होती है इस तरफ,
और ये आपकी छोटी आंत में फैल जाता है। तो छोटी आंत में पूरी तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। छोटी आंत एक छोटी सी पतली जलेबी की तरीके से सकरी हुई होती है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर, एक मनुष्य की लंबाई 1.5 मीटर की होती है। भले ही 150 सेंटीमीटर का लंबा मनुष्य होता है, लेकिन अकेले आंत 6 से 7 मीटर की अकेले छोटी आंत होती है और 1.5 मीटर की लंबाई अकेली बड़ी आंत होती है। तो ये नलिका होती है जो कुंडली रूप में होती है, यानी कि ये ऐसी फॉर्म में जलेबी की टाइप की बनी होती है, गोल गोल घूमी डली होती है, ये होती है आपकी छोटी आंत। ये उदर गुहा में होती है और छोटी आंत में ही खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण यानी कि वह क्रिया जहाँ से हमारे भोज्य पदार्थ जो हैं, अच्छे पदार्थों जैसे खाने के जो अच्छे पदार्थ हैं वो हमारे इसमें पहुँच जाते हैं। ये सब छोटी आंत में ही आपके संभव होते हैं। छोटी आंत में होने के बाद पूरी तरीके से भोजन पच जाता है, अवशोषण हो जाता है, और जो चीज़ नहीं पचती है वो बड़ी आंत में आ जाती है, और बड़ी आंत से होते हुए आपके मलाशय में पहुँच जाती है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है मलाशय की। तो मलाशय में भोजन पचने के बाद आपका गुदा के जरिए शरीर से समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस पूरी पाचन तंत्र की होती है। छोटी सी चीज़ है, ये आपको सिर्फ शॉर्ट में आपको समझाया है। इसी में हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे डिटेल्स में। तो छोटी आंत आगे जाके बड़ी आंत में खुलती है, यानी बृहदांत में खुलती है, और अवशोषण के बाद अवशेष पदार्थ बृहदांत से होते हुए मलाशय में इकट्ठे हो जाते हैं और समय समय पर गुदा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कुल मिला के पाचन की अगर एक डेफिनेशन हम लोगों को बनानी होगी तो वो डेफिनेशन ये है कि अविलेय भोज्य पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, अविलेय भोज्य पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कुछ बड़ी डेफिनेशन लग रही हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। विलेय इसलिए बोला है क्योंकि ये शरीर में रुधिर में ये घुल जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं फिर वो हमारे शरीर में कैसे पहुंचती है, वो पाचन तंत्रों के जरिए, रुधिर के जरिए ही पहुंचती है, तंत्र के जरिए पहुंचेगी, वो भी आपको आगे बताएंगे। यह क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। जो आपकी आहार नाल कहाँ शुरुआत होती है? मुख गुहा से लेके गुदा तक की आहार नाल होती है, और मनुष्य की आहार नाल मुख से मुख गुहा तक की होती है, यानी कि माउथ टू एनस तक होती है आपकी आहार नाल आपकी। तो कुल मिला के इतने चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इन तीनों चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए आप लोग, बैक में जाके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पीछे एक और, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग इसका। अब देखेंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। मनुष्य में मुख गुहा में पाचन होता कैसे है? मुख गुहा में पाचन मनुष्य में जैसे आपको होता है कि दांतों के द्वारा पीस के किया जाता है। मनुष्य जब तक खूब ढंग से ना चबा ले, लुगदी टाइप में ना बना ले, तब तक वो भोजन नीचे उतारने, जितना अच्छा वो चबाएगा उतना ही अच्छा वो आराम से नीचे उतरता है भोजन। तो भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियाँ, लार यानी कि सलाइवा जो होता है वो आपकी लार हल मिलती है, और लार से भोजन चिपचिपा बनता है, और लार हल्का होता है, अम्लीय, और लार का पीएच मान ये पेपर में काफ़ी आता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लार का पीएच मान 6.5 to 6.8 होता है। लार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। लार के निम्नलिखित कार्य क्या है? लार भोजन को गीला तथा लसदार बनाती है। लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है, और यानी कि जो भी भोजन के भोज्य पदार्थ होते हैं उसको ये किस में बदल देता है? शर्करा में। और टाइलिन को सलाइवरी एंजाइम भी कहते हैं, टाइलिन को सलाइवरी एंजाइम भी कहते हैं। लार में पाया जाने वाला माल्टेज, लार में एक और एंजाइम पाया जाता है माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। माल्टोज शर्करा को किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में। तो लार में पाया जाने वाला तीसरा एंजाइम कौन सा है? पॉलीसैकेरेट्स एंजाइम होता है, जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं को घोलकर बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। कोई भी हम लोग चीज़ खाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें होती हैं, शरीर हमारी मदद तभी करता है जब हम लोग अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जब हम लोग ऐसी अनावश्यक चीज़ें खाते रहते हैं तो बैक्टीरिया शरीर में जब पहुँचते तो लार में पाया जाने वाला ये एंजाइम उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है ताकि बैक्टीरिया शरीर के अंदर ना पहुँचें। तो ये पूरी चीज़ें लार के जरिए ही संपन्न हो जाती है। इसके अलावा अगर जैसे जो कंकड़ पत्थर अगर शरीर में पहुंच जाते हैं तो उनको भी HCl खत्म कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पहुंच के खत्म कर देता है। तो आइए ये चीज़ें आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है तो मुख गुहा से होता हुआ आपका आता है ग्रास नली में। तो ये आपका मुख गुहा था, तो मुख गुहा से होता हुआ आपका कहाँ आया?
ग्रास नली में। तो ये ग्रास नली यानी कि आपकी ग्रसनी। तो ग्रसनी में होता हुआ क्या है, ग्रसनी में भोजन आता है, पहले मुख गुहा में पचता है भोजन और पचने के बाद आपकी ग्रसनी में पहुंचता है। लेकिन मुख इसमें पाचन नहीं होता, ग्रसनी में पाचन नहीं होता, क्योंकि ये एक नली है, पाइप है, पाइप तो बस पानी उतार रहा है। तो नली है, इस ग्रसनली में जो पानी उतर, इसमें पाचन नहीं होता। इसकी दीवारों में ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्म उत्पन्न करती हैं, ऐसा पदार्थ उत्पन्न करती हैं जो भोजन को चिकना बना देती हैं, चिकना यानी ग्रीस की टाइप का बना देती हैं। वो ग्रास नली को क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचा देती हैं। यानी कि जो भोजन आपने, जैसे ये भोजन है, आपने जो भी भोजन खाया वो भोजन आपके, ये मुख था, ये भोजन आपके मुख से होता हुआ ये आपका पहुंचता हुआ सीधे कहाँ पहुंचता है, आपका आमाशय में। ये यहाँ पे अपनी दीवारों से होते हुए भोजन को यहाँ पहुंचा देती हैं। ये भोजन को इन्होंने पहुंचा दिया, ये आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में क्या है कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। पहली बात तो ये चीज समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन फिर होता कहाँ है वो भी आपको बताएंगे। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन और वसा का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका आगे पहुंचेगा। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, यानी सबसे ज़्यादा समय यहीं रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन और आंशिक पाचन होता है, थोड़ा बहुत पाचन होता है। 3-4 घंटे में भोजन को मथता है ये, और मथता है यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, पचाएगा अच्छे से, तो कोशिश करता है ये पूरी। तो आमाशय की दीवार में, ये आपको बताया था, आमाशय की दीवार में क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये जठर रस अम्लीय होता है, ये याद रखिएगा, बहुत आता है। जठर रस का पीएच मान, इसको जरूर याद रखिए, 1 से 3.5 जठर रस का पीएच मान होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। जठर रस में निम्नलिखित एंजाइम होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। जठर रस में कौन कौन सा होता है, एक होता है HCl अम्ल, एक होता है पेप्सिन एंजाइम, एक होता है रेनिन एंजाइम, एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये कुल मिला के ये चीज़ें जठर रस में पाई जाती है। जठर रस अकेला क्या है, जठर रस, जठर रस में कई चीज़ें होती हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक होता है, लाइपेज है। तो ये सब चीज़ें जठर रस में पाई जाती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट आइए देखते हैं। HCl अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। HCl जो अम्ल होता है, जैसा कि आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अम्ल भोजन को क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, और ये भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। HCl अम्ल ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद अम्ल होता है, और ये भोजन से जो भी अम्ल आते हैं, हानिकारक जीवाणु आते हैं, उनको नष्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को, पेप्सिन दूसरा एंजाइम था पेप्सिन, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ये काफ़ी पूछा जाता है, कौन सा एंजाइम आमाशय में, क्वेश्चन ये आता है कि आमाशय में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है 2-3 बार, कि कौन सा एंजाइम दूध में पाई जाने वाली जो कैसीन प्रोटीन होती है, आपको बता चुके हैं कि कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। वो आंसर है आपका रेनिन एंजाइम। इसको बहुत याद रखिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है तो लाइपेज, लाइपेज का संबंध हमेशा वसा से होगा, चाहे आमाशय में हो, चाहे आंतों में हो, चाहे कहीं भी अग्नाशय में हो, चाहे कहीं हो। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, वसा का अपघटन करता है। ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, इसका जरूर याद रखिएगा। वसा का अपघटन कौन सा एंजाइम करता है, वो करता है आपका लाइपेज, और लाइपेज क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये तो आपके हो गए आमाशय में पाचन। तो आमाशय जो होता है, ये आमाशय आपका यहाँ से होते हुए, ये आमाशय की शुरुआत होती है। अब यहाँ से भोजन आता है इस जगह पर, ये आपकी होती ग्रहणी। ग्रहणी में पाचन 25 सेंटीमीटर लंबी ग्रहणी होती है। इस 25 सेंटीमीटर ग्रहणी लंबी में आमाशय में बना लुगदी के समान भोजन कायम कहलाता है। कायम भोजन की पाइलोरस कपाट, जैसे कि आपको पाइलोरिक कपाट बताया था कि वो पाइलोरिक कपाट क्या होता है कि भोजन यहाँ से नीचे तो उतर जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता है। भोजन आपकी कपाट में नीचे आ जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता है। पाइलोरिक कपाट से होता है वो भोजन ग्रहणी में पहुँचता है, और यहाँ पर भोजन पहले पित्तरस तथा बाद में अग्नाशयी रस से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाता है पूरा। अभी तक आपने भोजन जो चबाया था, खाया था, पिया था, वो सारा भोजन आपका चबा हुआ भोजन कहाँ पहुँचा था, जो पूरा सारा जो भोजन था वो आपका भोजन आपका पहुँचा था आपका आमाशय में। ये भोजन कहाँ पहुँचा था आपका आमाशय में, लेकिन यहाँ से शुरुआत आपकी हो जाती है अलग चीज़ों की। ये आपका यकृत था, और यकृत में नीचे एक थैली नुमा संरचना जो आपकी पित्ताशय की थी,
और ये पित्ताशय, और यहाँ पे आमाशय में पहले से ही मौजूद होता है अग्नाशय। ये अग्नाशय, अग्नाशय से आपको बताया था अग्नाशयी रस निकलता है और पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। और जब भोजन, ये आपका भोजन आया, मान लीजिए ये भोजन है आपका, तो ये भोजन जब ये आता है तो भोजन यहाँ से लुगदी के समान बन जाता है। भोजन जब नीचे उतरता है तो जब इनकी बॉर्डर के पास आ जाएगा तो ये बॉर्डर से निकलता हुआ अग्नाशयी रस और पित्तरस, ये दोनों मिल जाते हैं भोजन से। यानी कि इस भोजन में आपका पित्तरस भी मिल जाएगा और अग्नाशयी रस भी मिल जाता है। तो जहाँ पे पित्तरस मिला तो पित्तरस भी क्षारी, अग्नाशयी रस भी क्षारी, ये दोनों क्षारी बना देते हैं भोजन को। तो कुल मिला के जो अम्लीय चीज़ अभी तक आ रही थी अब वो बनने लगती है अब क्षारी। तो देखें इस चीज़ की नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि क्या है पित्तरस। पित्तरस क्या है? पित्तरस एक हरे पीले रंग का एक क्षारी द्रव होता है। पित्तरस की प्रकृति क्षारी है, तो क्षारी का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। इसकी प्रकृति कितनी होती है? पीएच की 7.6 से 7.7 होती है। पित्तरस का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है और पित्त का क्षारी गुण उसमें उपस्थित सोडियम कार्बोनेट, कौन सा लवण पाया जाता है पित्तरस में? ये याद रखिएगा, पित्तरस में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं है। जैसे अभी तक एंजाइम आपने आमाशय में पढ़े थे, तो पित्तरस में पचाने वाला एंजाइम नहीं होता कोई भी। पित्तरस का काम सिर्फ भोजन के माध्यम को क्षारी बनाना है। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसका फिर भी बहुत महत्व है। इसके कार्य क्या है? पित्तरस हमारी आंतों में क्रमानुकुंचन क्रिया को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल सके। कायम क्या था? जो भोजन आमाशय से होता हुआ आया था, जो भोजन हमारा यहाँ से होता हुआ आया था और यहाँ पे मिला था, ये आपका कायम था। तो इस जगह पे कायम को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल सके और वसा का इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण कर सके। ये आपके दो एंजाइम होते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका स्टिएप्सिन नामक एंजाइम, वसा का अधिकतम पाचन करता है। नेक्स्ट है पित्तरस वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के कारण पाचन में भाग लेता है। पित्तरस, दूसरा पॉइंट है पित्तरस के बारे में, पित्तरस वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में जितनी भी घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के, इनके पाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट है पित्तरस बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन। ये चीज़ याद रखिएगा, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन होता क्या है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे कि जब हमारे शरीर में आरबीसी खत्म हो जाती हैं तो वो चीज़ मृत कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे रक्त में मिलने लगती हैं। इस चीज़ को बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कोशिकाएं बनती हैं। और जब ये बिलिरुबिन की संख्या शरीर में जब ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में पीलिया हो जाता है। तो जब भी याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को पीलिया होता है उस व्यक्ति का बिलिरुबिन ही चेक किया जाता है और ये बिलिरुबिन ही दिखाता है व्यक्ति के शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो यही दिखाता है कि व्यक्ति के शरीर में पीलिया है या नहीं है। तो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन हीमोग्लोबिन के विघटन से बनती हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि उत्सर्जी पदार्थ यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जिनका शरीर में कोई यूज नहीं है, यानी जो आरबीसी की संख्या, जो आरबीसी होती हैं जो मर जाती हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ में आती हैं। ये अपचे हुए भोजन को शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अग्नाशयी रस के बारे में। अभी आपने पढ़ा पित्तरस के बारे में, अब अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस का स्रावण, पित्तरस का स्रावण कहाँ से होता था? यकृत से। अग्नाशयी रस का स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, एमिलोप्सिन, स्टिएप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिसिस। ट्रिप्सिन और काइमोक्सिन ये होते हैं आपकी ये कायम की शेष प्रोटीन, जो भी आपका आमाशय से निकलती हुई प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में कौन सा पाचन था, एंजाइम था? वो था आपका पेप्सिन। आमाशय में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? वो है पेप्सिन। और अग्नाशय में कौन सा पाचन प्रोटीन का करता है? वो है आपका ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है एमिलोप्सिन। ये मंड को यानी कार्बोहाइड्रेट को बदलता है, मंड को माल्टोज में बदलता है। स्टिएप्सिन क्या करता है? ये वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। कार्बोक्सीपेप्टिड्स ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड, जो कई सारे अणु होते हैं पॉलीपेप्टाइड के, उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। इसी में अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, उन्हीं अमीनो अम्ल में ये बदलता है शरीर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अग्नाशयी रस के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले पित्तरस का भी आप, पित्तरस से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग। तो कुल मिला के हमारे भोजन के जो क्या क्या हुई प्रोसेस, मुख में गया, पचा,
चबा हुआ भोजन अंदर गया मुख गुहा, मुख गुहा से होता हुआ आमाशय में आया, आमाशय में भोजन आने के बाद 3-4 घंटे रहा, 3-4 घंटे उसने खूब भोजन को मथा ढंग से, आमाशय में जठर ग्रंथियों ने जठर रस मिलाया, अम्ली बनाया, उसके बाद वहाँ से होता हुआ वो ग्रहणी में आया। जैसे ही ग्रहणी में आया उसके अगल बगल में एक तरफ बैठे थे पित्तरस और एक तरफ बैठे थे अग्नाशयी रस, दोनों ने भोजन को बना दिया छारी, क्योंकि जठर रस था अम्ली, ऊपर से जब वो आया था वो अम्ली था, वो नीचे मिल गया जठर रस और छारी, तो हो गया संगम, यानी अम्ली और छारी दोनों बन गए। तो उस जगह पे आते हुए भोजन फिर लास्ट में ग्रहणी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पाचन कैसे है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन, अभी तो ये आपको अग्नाशयी रस और पित्त रस में सब क्या थे? एंजाइम थे। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में हो ही जाता है। जो भोजन बचा हुआ होता है जो बहुत मुश्किल से पचता है वो आ जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवारों में पाचक ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतरी रस निकलता है। इसको याद रखिएगा, आंतरी रस। अभी तक पढ़ के आए जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंतों से निकलने वाला आंतरीय रस। एक स्वस्थ मनुष्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर आंतरी रस का श्रावण करता है। आंतरी रस में, इस आंतरिक रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम आपकी काफ़ी पूछे जाते हैं पेपरों में भी कि कौन सा एंजाइम आंत में पाया जाने वाला, कौन सा एंजाइम ये करता है, कौन सा एंजाइम ये करता है। तो पहला है आंत में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, वो आपका इरेप्सिन। इससे पहले आपको बताया था पॉलीपेप्टाइड, स्टेप्सिड में, कार्बोक्सीपेप्टाइड में, जो आपको अभी अग्नाशयी रस में बताया था। आंत में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम? ये आंत में पाया जाता है, जो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है? वो है माल्टेज। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है? वो है सुक्रेज। कौन सा एंजाइम दूध, तो दूध जहाँ मिल जाए वहाँ तो लैक्टोज याद हो गई आपको, तो लैक्टोज दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। कौन सा एंजाइम? तो जैसे मैंने आपको बताया वसा, तो वसा संबंधित कुछ भी हो, ये आपका स्टेप्सिन और लाइपेज, तो इसमें लाइपेज है। नेक्स्ट है आर्जिनिन अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है। आर्जिनिन, ये आपने सुना होगा, इसका वर्ड जब मैंने आपको प्रोटीन की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें आपको 2 अमीनो अम्ल पढ़ाए थे। एक बताया था आपको मैंने आर्जिनिन और एक बताया था मैंने आपको हिस्टिडीन। ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये बच्चों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। हमारे शरीर में 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, ये बच्चों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं लेकिन वयस्कों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो आर्जिनिन अमीनो अम्ल को ये यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट है छोटी आंत में पाचन आपका हो जाता है। छोटी आंत पाचन के बाद हम लोग देखते हैं अब इन पाचक रसों की क्रिया के बाद छोटी आंत में भोजन का सभी पोषक पदार्थों में पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे से विलय होते हैं, विलय या रसांकुर होते हैं जो रस का श्रावण निकालते हैं, इससे के द्वारा भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो अब जो भी भोजन आया था, जैसे ये पूरा भोजन था हमारा और ये भोजन होता हुआ ये यहाँ पर ऐसे पूरा निकलता हुआ आता है और ये छोटी आंत में भोजन पूरा हमारा पाचन हो जाता है। भोजन का पाचन होने के बाद ये आ जाता है आपका बड़ी आंत में और ये बड़ी आंत में आपका भोजन का पाचन हो जाता है। तो बड़ी आंत में भोजन के बाद यहाँ पे आता है सीकम में। तो सीकम में पाचन क्या है कि सीकम में बहुत छोटा होता है, इसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज जो आपका प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मात्रा में पाया जाता है वो सेलुलोज शाकाहारी जंतुओं में सीकम मांसाहारी जंतुओं के सीकम की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इसमें निवास करने वाले जीवाणु सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। मांसाहारी जंतुओं में कर देते हैं इसलिए वो छोटा हो जाता है, शाकाहारी जंतुओं में ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन, तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। पहली बात तो जो भी पाचन था पहले तो ग्रहणी में ही हो जाता है, ग्रहणी के बाद जो भी बचा कुचा पाचन था वो आपका छोटी आंत में हो गया और छोटी आंत के बाद कुछ नहीं बचता है, सिर्फ अपचा भोजन होता है, यानी कि जो नहीं पचता वो भोजन अवशिष्ट होता है। वो अवशिष्ट भोजन बचा हुआ बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत की दीवारों से होता हुआ वो ऊपर पहुंच जाता है और मल के रूप में बदल के शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपकी हो गई पाचन की क्रिया। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हमने शुरुआत में पढ़ा था कि पाचन तंत्र हमारे 2 भागों में बटा होता है, एक आहार नाल में और एक पाचन ग्रंथियों में। तो आहार नाल के आप लोग पढ़ चुके हो, अब है आपकी पाचन ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो पाचन ग्रंथियां भी हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक है आंतरिक और एक है बाह्य। जो हमें बाह्य दिखती हैं और एक आंतरिक होती हैं। आंतरिक आपकी जो हमारे अंदर होती हैं, यानी कि जो भी हमारे अंग हैं उन अंगों के अंतर्गत होती हैं, वो आपकी आंतरिक। तो पाचन तंत्र आंतरिक और बाह्य, श्लेष्म ग्रंथियाँ, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ, छोटी आंत की
ब्रूनर्स और लिवर कुन ग्रंथियां। ठीक है, ये होगी आपकी यानी कि अंगों के अंतर्गत जो दीवारों में जो ग्रंथियां पाई जाती वो हैं ये बाह्य ग्रंथियां, लाहर ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये आपकी पाई जाती हैं मनुष्य की पाचन ग्रंथियों में। मनुष्य की पाचन ग्रंथियों में आपकी पढ़ चुकी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसको, नेक्स्ट ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। तो आइए देखते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। मनुष्य में, जीव में आपको बताया था कि जीव बेस होता है मुख का, और जीव में ही चारों तरफ ये लार ग्रंथियां निकलती हैं, और ये लार ग्रंथियां 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये लार ग्रंथियों के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग इतना ही देखेंगे कि लार ग्रंथियां मुख से स्रावित होती हैं। लार ग्रंथियों में ये 2 एंजाइम आप लोग रट लो इनको बिल्कुल ढंग से, एक होता है टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। एंजाइम पाई जाती हैं टाइलिन और लाइसोजाइम, भोजन के पाचन में बहुत सहायता करते हैं। दूसरा है यकृत। यकृत के बारे में जितना पढ़े उतना कम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव शरीर की एक पुरुष में वजन इसका होता है 1.5 से 2 किलो। तो ये 1500 ग्राम, या फिर हम 1.5 किलो कहें इसको, ये 1500 ग्राम इसका वजन होता है, और महिलाओं में 1300 से 1400 ग्राम। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत 2 पिंडों में, आपने देखा होगा कि जब नली आती है ये ऐसे बना होता है आपका आमाशय, ये आपका हो गया आमाशय, और आमाशय में यहाँ से होता हुआ 2 भागों में बटा होता है ये आपका यकृत। ये बड़ा होता है, ये दाईं तरफ होता है, और ये आपका छोटा होता है। तो 2 भागों में आपका यकृत बटा होता है। आपने फिगर में भी सबसे पहले देखा होगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदरग्राम होती है। यकृत 2 भागों में बटा होता है। इसका दायां पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। यकृत के चारों ओर रक्षा करने के लिए एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। इसका याद रखिएगा, पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है। यकृत का भार औसतन 1500 ग्राम होता है। और यकृत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। यकृत की कोशिकाएं, ये आपको बता ही चुके हैं। यकृत की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के द्रव का स्रावण करती हैं, जिसे हम लोग पित्तरस या बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय पाया जाता है। जब यही पित्ताशय में जो भी भोजन के कंकड़ पत्थर होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो व्यक्ति को पित्त की थैली में पथरी की समस्या हो जाती है। पत्थर जमा होने से पथरी की समस्या हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं। ये पित्तरस की स्टोन्स होती हैं। कभी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, कभी पित्ताशय में हो जाते हैं। पुरुषों में ज़्यादातर पित्ताशय में होते हैं, और महिलाओं में ज़्यादातर गाल ब्लैडर में समस्या होती है स्टोन्स की। यकृत से निकलने वाला पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। याद रखिएगा, पूरी लाइन मैंने एक ही बार लिख दी है। यकृत से निकलने वाला पित्तरस एक भाग, और इसका संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से। संचय कहाँ होगा? पित्ताशय में। याद रखिएगा। यकृत की कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्तरस का श्रावण करती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल, ये आपको NOT सूत्र आपको पहले बता चुके हैं। कौन सा लवण पाया जाता है ये पित्तरस में? सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल जैसे लवण पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में मौजूद पहले से ही होता है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पहले ही आपको वसा के टॉपिक में आपको बता चुके हैं। पित्तरस क्षारी होता है। पित्तरस क्षारी होता है जो भोजन का हमारा अम्लीय होता है। हमने आपको बताया था कि आमाशय से होता हुआ भोजन जब नीचे आता है तो एसिड फॉर्म में होता हुआ बनता है, और अग्नाशयी रस की एंजाइम भोजन के अवयवों का अपघटन कर सके। तो ये आप लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट। यकृत में आवश्यकता से अधिक, अब यकृत के हम लोग कार्य पढ़ेंगे। यकृत की कार्य क्या है? यकृत में आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में जो भी शर्करा होती है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं ये आपको कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में बताया था कि आपने देखा होगा कि जो लोग व्रत होती हैं, जो व्रत रखते हैं, पुरुष या व्यक्ति महिलाएं होती हैं, तो व्रत के समय भी अपने शरीर में उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहती। क्यों? तो वो ऊर्जा इसलिए बनी रहती क्योंकि उनके यकृत में पहले से ही कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। हमारे शरीर में जो शर्करा का यूज नहीं होता है उस शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये आपको बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में। और उस ग्लाइकोजन का उपयोग शरीर में तब करता है जब व्यक्ति को शर्करा नहीं मिलती। अगर आप व्यक्ति को भूखा भी रख दोगे तो भी व्यक्ति 3-4 दिन नहीं बिना उसके रह लेगा शर्करा के। तो ये शरीर में उसके पहले से ही मौजूद होती है। यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है। याद रखिएगा, ऑप्शन देते हैं, यूरिया में बदलेगा, अमोनिया में बदलेगा। किस में बदलता है? किस में बदलता है? अमीनो अम्ल को अमोनिया में, और लास्ट में जो बदल के आता है वो आता है आपका यूरिया। तो कुल मिला के अमीनो अम्ल की लास्ट फॉर्म क्या है? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है आपका? NH2CO NH2। नेक्स्ट है रक्त का थक्का। यकृत का बारे में, इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं प्रोटीन के टॉपिक के बारे में, कि रक्त का थक्का जमाने वाली आवश्यक प्रोटीन फाइब्रिनोजिन और
प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण यकृत में ही होता है। यानी ये प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, जो भ्रूण, जो जैसे कि जो गर्भवती महिला होती है उनके अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है, उस बच्चे की आरबीसी जो बनती है, उस बच्चे की आरबीसी कभी भी, वैसे मनुष्य की आरबीसी आपकी हड्डियों में उपस्थित पदार्थ में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन स्तनधारियों में जो बच्चा भ्रूण में होता है उसकी आरबीसी बनती है आपकी यकृत में। इसको याद रखिएगा, आरबीसी में यकृत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में एक ऐसी भी प्रोटीन होती है जो रक्त को जमने नहीं देती है, चाहे जितनी भी सर्दी हो जमने नहीं देती है रक्त को। तो ये कौन सी प्रोटीन होती है? हेपेरिन। ये हेपेरिन प्रोटीन की वजह से रक्त नहीं जमता है। ये कहाँ पाया जाता है? इसका निर्माण भी यकृत में ही होता है। नेक्स्ट है कि यकृत में क्वेश्चन आता है कि यकृत में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं? पहले से ही मौजूद होती हैं, ए और डी। ये आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत में अगर आएगा तो फिर यकृत भी आ जाता है। यकृत नहीं मिल रहा है, फिर आपको मिल जाएगा गाजर, गाजर नहीं मिल रहा तो पपीता, आम के बाद पपीता। तो ए, डी, लोहा, तांबा, ये सब चीज़ें आपकी यकृत में पहले से ही मौजूद होती हैं। जो मृत आरबीसी होती है, जो आपको बताया था आरबीसी हमारे कोई काम की नहीं होती हैं, वो पित्त रस के समय मिलकर घटित कर विघटित हो जाती हैं। जो बिलरूबिन बिलिरुबिन के बारे में होती हैं, यही हमारी बाद में जो बिलिरुबिन बढ़ जाता है शरीर में तो व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट है, हानिकारक बैक्टीरिया जो भी हमारे शरीर में आते हैं, वो हानिकारक बैक्टीरियाओं को भी यकृत उसको ख़त्म कर देता है यकृत के द्वारा। यहाँ तक कि आप जो व्यक्ति अगर जहर खा के मरता है, उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यकृत ही बताता है कि व्यक्ति किससे मरा है। यानी कि कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में यकृत बताता, लीवर ही बताता है ये सब चीज़ें कि व्यक्ति की मौत का एक्चुअल कारण क्या था। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ब्लड की जो कमी होती है, रक्त अल्पता दूर करने वाले पदार्थ भी यकृत द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी रक्त की जो कमी उत्पन्न होती है वो यकृत से ही खत्म की जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इससे पहले वाले का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग आमाशय के बारे में, अग्नाशय, पेनक्रियास के बारे में। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो नलिका युक्त और नलिका विहीन होती है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की, यानी कि मानव शरीर में यकृत की बात दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रस को, किस लिक्विड को, जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, वो है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस ग्रहणी में क्रिया करता है। यह भी एक क्षारी है, पित्त रस के साथ मिल जाता है और भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है। इसका पीएच मान 7.5 to 8.3 होता है। अग्नाशय में मुख्यतः 5 एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको बता चुके हैं। आपके इरेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और आपके लाइपेज हैं, माल्टेज हैं, एमाइलेज है, ये आपके एंजाइम मुख्यतः पाए जाते हैं। ये सभी के पाचन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए देखेंगे नेक्स्ट। अग्नाशय में विशेष प्रकार की, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अग्नाशय में तो अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन करता है, लेकिन अग्नाशय की कुछ क्वालिटियां अलग भी होती हैं। अग्नाशय में कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिन्हें हम लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। ऐसा है कि जो द्वीपिका यानी द्वीप उनसे यानी कोशिकाओं का गुच्छा समा बना होता है, और लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसीलिए लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस में बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं होती हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं। अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन, ये याद रखिएगा, किस कोशिका से निकलता है? क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किससे होता है? बीटा कोशिका से। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का, और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का श्रावण होता है। अब इंसुलिन हार्मोन है क्या, वो भी समझ लीजिए। इंसुलिन हमारे शरीर में, व्यक्ति के शरीर में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यानी कि व्यक्ति के शरीर में जब ये ग्लूकोज बढ़ जाता है तो व्यक्ति को मधुमेह और डायबिटीज की समस्या हो जाती है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होता है। इसकी खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। 1922 में ये पहली बार कनाडा के 1921 में खोज की गई थी, और 1922 में पहली बार किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, और अधिक अगर मिल जाए इंसुलिन तो व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया है क्या? इससे जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता कम हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक आपका हो जाता है पूरा पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के टॉपिक के बारे में। अब यहाँ से पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन हैं, ये आप लोग वो भी समझ लीजिए। पहला है कि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं,
कि पाच्य पदार्थों के भोजन की अवशोषण की इकाई मैंने आपको बताया था कि आंतों में छोटी छोटी रसांकुर होते हैं जो भोजन को पूरी तरीके से पचाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अवशोषण की इकाई क्या है? रसांकुर। तो अवशोषण होता कहाँ है ये भी पूछा जाए तो भी छोटी आंत। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का एंजाइम कौन सा एंजाइम पाचन करता है? लाइपेज एंजाइम और लसिका कोश का। नेक्स्ट है भूख और प्यास के लिए कौन उत्तरदायी है? ये आपको बता चुके हैं, वो आपका उत्तरदायी है हाइपोथैलेमस। ये आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपको बताएंगे। नेक्स्ट मल, जो भी हम लोग मल त्यागते हैं उसमें आखिर में बदबू आती क्यों है, दुर्गंध क्यों आती है? ये नाइट्रोजन की वजह से होते हैं और यही नाइट्रोजन बाद में खाद बनाने में भी काम आती है, इसीलिए इनमें नाइट्रोजन होता है। अमीनो अम्ल होते हैं इनमें एक्चुअली। तो कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं जिसकी वजह से हमारे मल में दुर्गंध आती है? इंडोल और स्केटोल, ये 2 नामक अमीनो अम्ल होते हैं, इनकी वजह से मल में हमारे दुर्गंध आती है। जठर रस किन ग्रंथियों से स्रावित होता है? जठर ग्रंथियां, अगर जठर ग्रंथियां ऑप्शन में नहीं है तो पाइलोरिक ग्रंथियां, याद रखिएगा इसको, पाइलोरिक ग्रंथियां। आमाशय की किन कोशिकाओं से HCl निकलता है? तो ऑक्सीटिन कोशिकाओं से HCl निकलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? मैंने आपको बताया 2 चीजें कि 2 लवण हैं, Na2CO3 और कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ पाए जाते हैं? पित्तरस में। नेक्स्ट है पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन है पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कोई नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आया है पेपर में। लार का श्रावण, ये परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? तो लार का श्रावण हमारा तंत्रिकी नियंत्रण के अंतर्गत होता है। जठर रस और अग्नाशयी रस का श्रावण हमारे रासायनिक और तंत्रिकी दोनों के अंतर्गत आता है। पित्त रस का श्रावण केवल रासायनिक के अंतर्गत आता है और आंतीय रस का श्रावण तंत्रिकी, यांत्रिक और रासायनिक तीनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मधुमेह की राजधानी। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं तो इंडिया में है। सब लोग मीठे खाने वाले ज़्यादा यहाँ पे हैं। लगभग 6 से 7% लोग मधुमेह से शिकार व्यक्ति हैं यहाँ पे, और इसीलिए इसको भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त औषधि के लिए कौन सा पेड़ प्रयोग होता है? वो है कदम्ब। ये कदम्ब जयपुर के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। कदम्ब के पेड़ के तने से ये प्राप्त होता है। तो ये आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आगे टॉपिक आपका ओवर हो गया है। ये आपके पाचन तंत्र से संबंधित आपको जो भी क्वेरी हो उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लगी हो वो भी आप उसके बारे में बताइएगा। आपको जो क्वेश्चन और पिछले वीडियोस के बारे में जो भी समस्या उसके बारे में आप कोचिंग में नंबर्स आपको दिए जाते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आपका 24 घंटे के अंतर्गत आपका उसका समाधान जरूर किया जाएगा। और आप सभी से अलविदा लेने का समय आ गया है और सभी जाते समय आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी सफलता के लिए या फिर किसी सही मौके के लिए इंतजार नहीं करो। जो मौका आप जिस टाइम पे आप मेहनत करोगे वही आपके लिए सही वक्त है। तो कुल मिला के इंतजार करना बंद करो। अच्छा समय या सही समय कभी नहीं आता है, सही समय आपको खुद बनाना पड़ेगा और वो तभी मौजूद होगा जब आप लोग खुद मेहनत करोगे। तब तक के लिए अपने स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। जय हिंद।